नमस्ते साथियों। गांव सरकार की 191वीं कड़ी में आज मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं। कुछ तकनीकी कारणों के कारण ये 11 बजे ये कार्यक्रम शुरू नहीं हो सका। अब मैं इसको आपको पोस्ट कर रहा हूं। कभी कभी ऐसी समस्याएं आती रहती हैं। अब आज का जो विषय है वो ग्राम पंडित मत्स्य का है, मतलब मछली उद्योग कहिए या मछली पालन कहिए, या अब तो मछली खेती की बात शुरू हो गई है। तो ये इस पर हम आपसे बातचीत करेंगे। और इसके पहले आज मैं बताऊं कि आज बड़ा इसका एक बहुत महत्वपूर्ण दिन भी है कि अब 2 दिन पहले, आज है आप 19 तारीख, 21 तारीख को दुनिया भर में ये विश्व मत्स्य दिवस मनाया जाता है। और उसी तरह से भारत में राष्ट्रीय स्तर पर भी 10 जुलाई को मत्स्य दिवस मनाया जाता है। मछली के महत्व को आप समझ लीजिए कि दुनिया भर और देश भर में इसकी कितनी महत्व है। और महत्व से जुड़ा है कि ये हमारे जीवन से जुड़ा है। जैसे बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन जो मनुष्य के जीवन प्रकृति ने बनाया है कि मनुष्य उसे अपने जीवन का निर्वाह करे, उसमें भी मछली एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसीलिए इसका महत्व इतना दिया गया है। और आप जाने हैं कि पूरी धरती का 2/3 भाग तो समुद्र का है, तो उस 2/3 भाग में मछली है, खारे पानी की मछली वहाँ होती है। और उसके अलावा भी मछली मीठे पानी में भी होती है। मीठे पानी का मतलब नदी में, तालाब में, झरने में, इसमें झील में, तो वो मीठा पानी होता है, उसमें भी मछली होती है। और मछली दोनों में, खारे पानी में और मीठा पानी, जबकि मनुष्य खारा पानी नहीं पी सकता है, लेकिन ये मछली दोनों में रह सकती है। और इसका वो बात आपको हम बताना चाहेंगे कि वास्तव में मछली पानी पी के नहीं रहती, वो मछली पानी से ऑक्सीजन लेती है। तो ऑक्सीजन खारे पानी में, मीठे पानी में। तो एक रहस्य की बात है कि सब लोग समझते हैं कि जैसे इंसान पानी पीता है तो खारा पानी नहीं पी सकता है, केवल मीठा पानी पी सकता है। तो मछली कैसे रहती है जब खारे पानी में मीठे पानी दोनों रहती है? तो उसका वो कारण यही है कि वो पानी पीती नहीं है, बल्कि उससे ऑक्सीजन लेती है। ऐसा उसके शरीर में कुछ इस तरह का यंत्र है जिससे कि वो पानी ऑक्सीजन लेके अपना जीवित रहती है। तो ये तो मछली की एक खास विशेषता मैंने आपके सामने रखा। अब हम इस विषय पर चर्चा करेंगे आपको कि देखिए, मछली का जो, इसको कृषि का भी दर्जा है, उद्योग का भी दर्जा है मछली को। और इससे बहुत सारे और आय का जो एक प्राकृतिक संसाधन, ये एक तरह से एक, जैसे हम ग्रामीण जीवन के लिए बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन हैं, जैसे जल है, जमीन है, वनस्पति है, पेड़ पौधे हैं, पशु हैं, जानवर हैं। और उसी तरह से ये भी, मछली भी एक तरह से आप समझिए कि ये प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन हम उसको कहते हैं जिसको कि मनुष्य नहीं बनाया है, बल्कि ईश्वर ने बनाया है। तो ये भी ईश्वर का बनाया हुआ एक प्राकृतिक संसाधन। अब इस प्राकृतिक संसाधन के को मछली का कोई और उपयोगिता तो है नहीं। उसकी उपयोगिता यही है कि मछली खाने में भी उपयोग किया जा सके, और भी उसके बहुत सारी चीज़ें हैं। उससे मछली का तेल भी है, मछली के अन्य चीज़ें भी, मछली के बहुत सारे उपयोग हैं। उसकी एक लंबी सूची है। दवा में उपयोग होता है, जीवन के बहुत सारे आयाम में मछली का उपयोग होता है, तो जो कि सभी मनुष्य के जीवन के लिए लाभकारी है। और खाने में जो इस्तेमाल होता है कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन, आप जानते हैं कि मछली में बहुत ही हाई प्रोटीन की चीज़ होती है। तो जो प्रोटीन की जिन लोगों को कमी होती है, वो उनको तो अवश्य मछली खाना चाहिए। और बहुत काफ़ी संख्या में लोग मछली खाते हैं। भारत के बारे में बताते हैं कि विश्व के 3रे नंबर पर ये मछली उत्पादक देश है। पहले जापान है, दूसरे में चीन है, और तीसरे में आपका भारत आता है। और ये जलीय मछली मतलब जो कृषि का फार्मिंग, जो फिश फार्मिंग कहिए, या जो जल में, पोखरे में, नदियों में, झीलों में, ये जो मछली होती है, भारत इसके सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत मछली का दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक है। तो अब ये इसको तो, और इसका उद्योग का दर्जा मिला हुआ है। तो इस उद्योग के दर्जे से ये इसके पीछे और कृषि फार्मिंग का भी दर्जा मिला हुआ है। तो कृषि के क्षेत्र में भी कि अब मछली एक कृषि भी है, कि किसानों को लाभ देने की।
और सबसे बड़ी बात है कि इसकी जो मछली का जो काम में जो लगे हुए हैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा पूंजी की जरूरत नहीं है, तो इसलिए गरीबों के लिए और जो जिनके पास कम पूंजी है उन लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी अपने आय को बढ़ाने के लिए। देखिए, एक बात हम बार बार कहते हैं कि जो गांव के लोग हैं, मैं उनके लिए नहीं ये गांव सरकार की बात या ये जो बात मैं बता रहा हूँ कि गांव सरकार से क्या क्या हो जाएगा, जो गांव में जो लोग, वो लोग जो रह रहे हैं जो अस्थायी रूप से, उनके लिए ये सारी बातें मैं बताता हूँ। जो गांव में रह के बाहर कहीं नौकरी चाकरी जाके वो करना चाहते हैं, तो वो उनके लिए ये बातें नहीं है, क्योंकि उनको गांव में रह के उनको उसके आर्थिक व्यवस्था आपको सुदृढ़ नहीं करनी हो, तो बाहर से अपनी आर्थिक व्यवस्था ठीक कर रहे हैं और वो आगे गांव में उसी तरह से कुछ दिन के लिए रहे या फिर नहीं रहे, वो तो अलग बात है। लेकिन गांव में जो लोग रह गए हैं, जिनको गांव से ही सब कुछ प्राप्त करना है और गांव से ही अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है और गांव से ही अपने को खुशहाल बनाना है, गांव से ही अपने को संपन्न बनाना है और गांव से ही पूरे जीवन को एक सार्थक जीवन बनाना है, उन लोगों के लिए मैं ये बातें बार बार बताता हूँ। और ऐसे लोगों की संख्या कम नहीं है। 1 अरब लोग गांव में ही रह रहा है, अस्थायी रूप से गांव पर रह रहा है। वो 1 अरब लोग कहीं शहर जाने वाले नहीं हैं। जिन लोगों को शहर जाना है वो तो 40 करोड़ लोग तो वो आते जाते रहेंगे, वो तो रहेंगे 40 करोड़, लेकिन 2/3 लोग गांव में ही रह रहे हैं और गांव से ही उनके जीवन को आगे बढ़ाना है। तो इन लोगों को जो जीवन है, गांव के लोगों को, उनको एक प्राकृतिक संसाधनों से ही अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। और प्राकृतिक संसाधनों में जैसे मैंने सबकी चर्चा की, पहले आपको ज़मीन की भी चर्चा की, जल की भी चर्चा की, फिर इसकी पशुपालन की भी मैंने चर्चा की, तो अब मछली की चर्चा कर रहे हैं, ये भी एक प्राकृतिक संसाधन है। तो इन प्राकृतिक संसाधनों का कैसे अधिक से अधिक हम उपयोग करके अपनी स्थिति को बेहतर बना सकें, ये महत्वपूर्ण है। तो अब प्राकृतिक संसाधनों के बारे में अगर हम जानेंगे नहीं, प्राकृतिक संसाधन पड़ा हुआ है, अगर उसके उपयोग को, उससे कैसे हम आर्थिक स्थिति की मजबूत नहीं कर सकते हैं, जब तक इसको नहीं जानेंगे, जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि ये मेरे जीवन को कहाँ तक ये आर्थिक रूप से संतुलित कर सकता है और कैसे कर सकता है। मतलब पहले तो उसको जाने कि कैसे मेरी आर्थिक स्थिति को ये बेहतर कर सकता है। दूसरा, कौन सा तरीका है उसको उपयोग करने का, उस तरीके के बारे में जाने, मतलब ज्ञान होना चाहिए उसका, उस तरीके के बारे में। फिर वो तकनीक जाने कि कौन सी तकनीक है जिसके द्वारा हम अधिक से अधिक आय कर सकते हैं, इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो उसी में मार्केटिंग में आता है, बेचना होना, तमाम चीज़ें आती हैं। तो अगर इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं जान रहे हैं, तो वो आपके सामने पड़ा हुआ है। मछली का किसी झील में, आपके झील के बगल में रहते हैं, पूरा बहुत बड़ा झील है और उसमें मछलियाँ, इतनी भारी संख्या में मछलियाँ, अगर उनके सारी चीज़ों के बारे में नहीं जानेंगे तो उसका कोई उपयोग नहीं है। और वो प्राकृतिक संसाधन तो बहुत दिन तक, वो जो प्राकृतिक संसाधन दिया गया उपयोग के लिए उपयोग नहीं करेंगे तो वो नष्ट हो जाएगा, किसी काम का नहीं आएगा। तो इसलिए इन प्राकृतिक संसाधनों को जान के अपनी स्थिति को बेहतर करने के लिए आपको हमेशा इसकी जानकारी रखना चाहिए और उसकी नई नई तकनीकों को समझना चाहिए। अब दिक्कत क्या है कि गांव स्तर पर ये ऐसी कोई तकनीक, ऐसा ज्ञान देने वाला कोई है नहीं। किसी गांव में बताइए कि जहाँ की आपको अगर मछली पालन करना हो, मछली उद्योग में लगना हो, तो कैसे आप उसकी जानकारी रख सकते हैं। जानकारी का मतलब ये है कि मछली के कौन से बीज हैं, मछली के कौन से मछली कहाँ ज़्यादा बेहतर हो सकती है। अगर हम मछली खेती करना चाहते हैं तो कैसा पोखरा बनाना चाहिए, तालाब बनाना चाहिए, कितनी गहराई का होना चाहिए, फिर मछली को कौन कौन सी बीमारियां लगती हैं, वो कौन सी बीमारी लगती है, कितने दिन में बीमारी कैसे ठीक करेंगे, फिर मछली के लिए और कितना डालना, कितना कौन मछली के साथ कौन मछली डालना चाहिए। नहीं तो होता क्या है कि बड़ी मछली के साथ छोटी मछली आप डाल देंगे तो वो भी एक दूसरे को ही ख़त्म कर देती हैं। फिर पानी गर्म है कि ठंडा है, कि टेम्परेचर कैसे ठीक करना है। अगर ये टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तभी बीमारी होती है, कम हो गया तभी बीमारी हो गई। अगर पानी में बरसात के गंदे पानी उसमें आ गया तभी बीमारी हो गई। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको कि अगर इसमें लगे हुए हैं तो आपको जानकारी होना चाहिए। और कौन सी मछली का ज़्यादा रेट चल रहा है बाज़ार में, कौन मछली कहाँ बिकती है, और ये सारी चीज़ों की जानकारी आपको जब तक नहीं होगी तब तक ये मछली आपके सामने है। ये बहुत महंगी मछली मिलती है। और आज तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आजकल तो मछली खाने की बड़ी तेज़ी से शहरों में प्रवृत्ति बढ़ी है।
अगर मछली का उत्पादन आप जितना भी करिए वो मछली बचती नहीं है, ये हालत है। तो इस तरह मछली एक बहुत ज़्यादा ये लाभकारी व्यापार धीरे धीरे होता जा रहा है, और इसीलिए भारत ने इसको देश के सरकार ने इसको कई कई तरीके से इसको प्रोत्साहित करने किया। और एक तो मछली उत्पादन में नीली क्रांति के नाम से एक बहुत बड़ा योजना सरकार ने चलाया, पंचवर्षीय योजना में शामिल किया। बहुत पहले 1985 में ही शामिल किया कि नीली क्रांति के माध्यम से मछली के उत्पादन को हम बढ़ाएंगे। और मछली के उत्पादन से लोगों को, जो समुद्र के तट के लोग किनारे हैं उनका तो खैर ठीक है, उनका तो एक तरह से वही कृषि नहीं है, उनका तो मछली मुख्य रूप से वही उनका कृषि है या वही उनका व्यापार है, जो मुझे समुद्र तटी के किनारे के लोग। लेकिन उतने उससे कम महत्वपूर्ण नहीं है जो गांव में रहते हैं। समुद्र तट के लोगों में तो भाई कृषि करना नहीं है, उनको तो जो कुछ करना है इसी मछली उत्पादन से ही उनकी जीविकोपार्जन चलती है, उनका जीवन स्तर ऊँचा होता है, जो कुछ भी है उनका है। लेकिन अब ये जब तक फार्मिंग हो गया, इसका मतलब कृषि का रूप मिल गया, तो गांव में भी इसका उत्पादन होने लगा। कितनी अच्छी बात है कि गांव में, पोखरों में भी, अब पहले भी थे हमारे, ये आज बहुत दिनों से चले आ रहा है, कोई नया व्यापार नहीं है। जैसे कोई भी प्राकृतिक संसाधन कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन होता क्या है कि जब उसकी उपेक्षा हो जाती है तो लोग वो चीज़ें छोड़ देते हैं। हुआ क्या कि एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपसे बताऊंगा कि जब देश आज़ाद हुआ, जब देश हम गुलाम थे, तो हमारे जो ग्रामीण जीवन के जो प्राकृतिक संसाधन थे, उन प्राकृतिक संसाधन से हम पूरी तरह से संपन्न थे और वो संपन्नता हमारे साथ थी। धीरे धीरे जब हम गुलाम हुए तो वो प्राकृतिक संसाधनों को लोगों ने हमारे उससे जो हमारा जीवन निर्भर था, उस प्राकृतिक संसाधन को बदल के उन्होंने क्या किया कि जो आदमी ने जो चीज़ पैदा किया उसके हमारे गांव में पहुंचाने लगे। जैसे कपास है तो फैक्ट्री से धागा आके कपास की खेती खत्म हो गई, जो हमारी खाद बनती थी वो खाद खत्म हो गई। तो बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने क्या किया कि प्राकृतिक संसाधन पर हमारा कम लुटते चले गए और प्राकृतिक संसाधन हमारे खत्म हो गए, इसलिए हम उसको भूलते चले गए। अब देश की आज़ादी के बाद इसीलिए महत्व दिया गया संविधान में, वो सारी चीज़ें जो प्राकृतिक 29 विभाग दिए गए हैं और 11वीं अनुसूची में संविधान की, जिसकी मैं बार बार चर्चा करता हूँ, तो वो जो ग्रामीण प्राकृतिक संसाधन है, इसीलिए वो सारे विषय गांव को दिए गए कि अब हमें प्राकृतिक संसाधनों को फिर उस पर गांव को अधिक से अधिक हमको उपयोग करना चाहिए, और उस उपयोग करने के लिए तकनीक और सारी चीज़ें हमको जानने की ज़रूरत है। तो इसलिए उन्होंने ऐसी व्यवस्था वो गाँव में की और उसके लिए अधिकार दिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये सब चीज़ें सिर्फ ग्राम पंडित ही गांव के लोगों को दे सकते हैं। ग्राम पंडित के बारे में बताया कि हर, जैसे ग्राम पंडित कृषि के बारे में बताया, पशुपालन के बारे में बताया, उसी तरह ग्राम पंडित अगर मछली पालन या मछली उद्योग अगर कहिए तो वो रहेंगे, तो वो एक आपको गांव में इन चीज़ों के बारे में बताएंगे सारी, जिसके आप इसका पूरी तरह से उसका फ़ायदा उठा सकें। एक बात मैं भी आपको बार बार बताता हूँ कि अभी तक कोई जो शासन ने कोई व्यवस्था ऐसी नहीं बनाई है जिससे कि शासन के जो नियम है सरकार के, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार के, उनके जो योजनाएं हैं, उनके जो कार्यक्रम हैं किसी भी विषय पर, वो गांव तक सीधे पहुंच जाए। अब आप देखिए गांव में आप इसी समझ लीजिए कि सचिवालय में कोई एक फाइल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में हफ्तों लग जाते हैं, और कई जगह पहुंचना, एक फाइल को घूमने में सरकार में महीनों लग जाते हैं एक जगह से, जिसमें उसमें अंतिम कोई निर्णय हो सकता है। तो आप ये क्या समझते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं सरकार की, वो गांव में, वो सरकार में योजना बनी और गांव तक पहुंच जाए? बल्कि ये सारी योजनाएं जो सरकार बनाती है, ये मैं बार बार कहता हूँ कि बिना ग्राम स्तर पर कोई ऐसी व्यवस्था, जैसे ग्राम पंडित जैसी व्यवस्था बनाए हुए आप गांव तक नहीं पहुंचा सकते हैं, और गांव को उसका लाभ कभी भी नहीं देता। ये सारी आपकी योजनाएं ये नेताओं का और अफसरों का लूटने का एक तरह से संसाधन है। ये जितनी योजनाएं बनाइए, पैसा गांव भेजिए, और जैसी योजना बनी गांव के लिए बन गई, अब वो योजना ये अफसरों और नेताओं को लूटने का एक सबसे बढ़िया और सबसे आसान वाइट कॉलर, जिसमें कि कहीं कोई बदनामी नहीं, बिल्कुल ठाठ से बिना कुछ किए दिए इनसे पैसे को लूटते रहे। ये थोड़ा बहुत टुकड़े गाँव वालों
पत्रों को फेंक दीजिए, कागज पत्र, वो भी कागज में दिखाओ कर दीजिए, बस यही चल रहा है। ये जो हमारे ये कहना है कि इन नेताओं को, अफसरों को गांव से बाहर कर देना चाहिए। इनके जब बाहर हो जाएंगे फिर वो हमारे ग्राम स्तर के लोग, जो गांव सरकार बनेगी, गांव सरकार में हर विभाग के लोग रहेंगे अपने अपने से, और गांव जो ग्राम पंडित हमारा ग्राम पंडित रहेगा। तो मान ली मछली के बारे में अगर किसी भी गांव में, मान ली बहुत सारे गांव हैं जहां मछली पालन नहीं है, लेकिन नहीं वहाँ रखें, लेकिन जहां मछली के बारे में अगर है, वहाँ उत्पादन हो रहा है, मछली का तालाब है, मछली की लोग खेती कर रहे हैं, मछली के झील है, इन सारी चीज़ों को, अगल बगल नदी है जहाँ लोग करते हैं, या मान लीजिए ये मछली जो सीधे उत्पादन नहीं करते, लेकिन मछली से जुड़े हुए बहुत सारे उद्योग भी तो हैं, जैसे जाल, मछली का जाल बनाना, नाव बनाना, मछली संबंधी से जुड़े हुए हैं, मछली का तेल बनाना और मछली का तार बनाना, मछली के वो तार बनते हैं, नैलॉन बनाता है, जो कि इनके लिए काम आता है। तो ये भी लोग भी मछली के उद्योग में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उद्योग में ये सब चीज़ें भी शामिल है ना। तो उसका भी किसी गांव में भले ना हो, लेकिन अगर मछली ग्राम पंडित मछली है तो कहेगा कि भाई आप ठीक है, मछली से के उत्पाद पालन नहीं करें, लेकिन उससे जुड़ी हुई चीज़ों को अपनाइए और इसको यहाँ बेचिए, इसे लाभ मिलेगा। तो ये वही बता देता है। तो ग्राम सरकार में जब ये मैं कहता हूँ, तो एक ग्राम पंडित वह व्यक्ति है जो कि शासन को के सारी योजनाओं को सीधे गांव में लाके उसको उपयोगी बनाने में गांव वालों की मदद करेगा। जैसे मैं कहता हूँ कि उसको आप कुछ ग्राम पंचायत को, ग्राम सरकार पैसा देगी, और अपने व्यक्तिगत स्तर पर भी कुछ पैसा लेके लोगों के व्यक्तिगत मदद भी कर सकता है, जिससे उसकी आर्थिक संपन्नता होगी। और जब वो एक विषय के जानकार हो जाएगा, विशेषज्ञ हो जाएगा, अपने जैसे तमाम लोगों को गांव में विशेषज्ञ भी तैयार करेगा। ये है ग्राम पंडित का महत्व और ग्राम पंडित। अब आप बताइए कि ये बहुत सारी योजनाएं हैं राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की, बहुत, जिसमें कि तमाम मत्स्य पालन के संबंध में ट्रेनिंग दी जाती है, केंद्र सरकार प्रशिक्षण दी जाती है, और राज्य सरकार है उनको सब मछली पालन के लिए ट्रेनिंग के लिए पैसा देती है मुफ्त में। 1 महीने की ट्रेनिंग कराइए तो 1500 रुपये देती है, 1 महीने 6 महीने एक कुछ ट्रेनिंग, छोटी ट्रेनिंग कराती है राज्य सरकार, तो 10 दिन के लिए उसमें 1000 रुपये देती है। आइए मुफ्त में ट्रेनिंग लीजिए, खाइए पीजिए, जानिए। लेकिन अभी किसी को नहीं पता है कि कहाँ ट्रेनिंग होगी, कब ट्रेनिंग होगी, और ये सब चीज़ें तो अब ऑनलाइन है, ऑनलाइन से देखिए कहाँ ट्रेनिंग होगी। ये ग्राम पंडित आता तो वो सब कुछ करता, वो पता लगाता कहाँ ट्रेनिंग हो रही है, और जाता, पंचायत उसको मदद करती, कुछ अपनी मदद और कुछ सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार मदद करती, तीनों की मदद से एक अच्छा गुणी आदमी बनता मछली के मामले में। और मान लीजिए वो 10-5 को भी अगर काम में लगाता तो कम से कम 10-5 आदमी तो गांव में इस व्यवसाय में लगे, तो कुछ अपनी आर्थिक स्थिति को उन्होंने सुदृढ़ किया। बाकी संसाधनों से भी करते ही हैं, पशु से कर रहे हैं, खेती से कर रहे हैं, मछली से भी थोड़ा हो जाएगा तो उससे भी उनको थोड़ा आय मिल जाएगी। तो इस तरह हम अपनी आय को एक स्रोत है कृषि, उसे लिया, उससे पशुपालन किया, दूध पैदा किया, मछली पालन किया, तो अपने आय को दुगना तिगुना वो करते चले जाएंगे। एक चीज़ एक पहले किया, फिर दूसरा किया, तीसरा किया, और वो बताने वाले ग्राम पंडित उनका है, उनको मार्गदर्शन करेगा, उनकी मदद करेगा। ये है उद्देश्य। और अब मैं बता दूँ आपको कि थोड़ा सा कि इतना जानकारी आपको होना चाहिए कि कहाँ कहाँ केंद्र सरकार की कौन कौन योजनाएं हैं, और जो कि ग्राम मछली के लिए है। देखिए संस्थाएं हैं जो कि इसमें काम कर रही हैं। तो जो कि सबसे बड़ी जो संस्था है वह है भारत सरकार की सिर्फ नेट संस्था है। ये है भारत सरकार के मत्स्य पालन, पशुपालन व डेयरी मंत्रालय के अधीन आती है। अब इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर है कि नौचालन विज्ञान, नौचालन में नाव, मत्स्य प्रौद्योगिकी, समुद्री इंजीनियरिंग तथा इससे संबंधित विषयों में विस्तृत प्रशिक्षण ये प्रदान करती है ये संस्था। फिर इसके अलावा राष्ट्रीय मत्स्य पालन विकास बोर्ड है केंद्र सरकार का, ये मदद करती है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना चलाया गया है। उसके अलावा निषाद राज बोट सब्सिडी देने के लिए जहाँ जहाँ इनको जरूरत है। फिर मत्स्य पालक कल्याण कोष बनाया गया है। फिर राज्य सरकार ने भी अपने स्तर से तमाम योजनाएं बनाई कि उन्होंने बीमा कराया है, उनको सब्सिडी देना है, उनको ऋण देना है, और मछली के बीज के लिए, मछली की दवा पैसे देते हैं, पोखरा किराए पर लेने के लिए पैसा देते हैं,
उसके अलावा पोखरा विकसित करने के लिए ऋण देते हैं। उसके लोग इनके वो इंश्योरेंस भी है, मछलियों के लिए भी इंश्योरेंस है, राज्य सरकार करती है। मछली इस काम में जो लगे हुए हैं उन लोगों के लगे करती है। और ये इसके अतिरिक्त एक मत्स्य बोर्ड के अधीन बहुत सारे केंद्र सरकार ने सेंटर्स बना रखे हैं इनके लिए, ट्रेनिंग, प्रशिक्षण और ज्ञान के लिए। और इसमें एक जो है 6 सेंटर देश में तो बड़े मशहूर बड़े बड़े सेंटर हैं। एक तो है केंद्रीय मात्स्यिकी शिक्षा, ये है काकी नाड़ा में, दूसरा कोलकाता में है, दूसरा भी कोलकाता, तीसरा भी कोलकाता में है, फिर पावरखेड़ा में है, पंतनगर में है और भुवनेश्वर में है। कई सेंटर से इसके मछली पालन के लिए है। तो इस सारी योजनाओं और विभाग तो है ही है, करीब करीब हर राज्य में मत्स्य विभाग है, हमेशा कोई न कोई योजनाएं है, मंत्रालय है, ये सारी व्यवस्था है। तो मेरे ये कहने का मतलब है कि देखिए, जब तक ग्राम स्तर पर उन सभी विषय के गुणी और प्रवीण लोग नहीं मिलेंगे, तब तक हम सरकार की योजनाओं को ग्राम स्तर तक पूरा लाभ न उठाएंगे। और इससे होता क्या है कि, और ये सारे प्राकृतिक संसाधन जो कभी नहीं खत्म होने वाले हैं, जितना हम उस पर काम करेंगे उतना वो बढ़ेंगे। तो उनकी प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना, उसका अधिक से अधिक उपयोग करके अपने जीवन को बेहतर बनाना, ये है उद्देश्य। और यही संविधान, इसी समझ के संविधान 29 विभाग ग्रामीण गांव पंचायतों को दिया। मतलब और ये तभी होगा जब गांव सरकार है। तो आज ये गांव सरकार का ये समझिए, ग्राम पंडित अगर आए ना तो पूरे गांव को बदल देंगे। और जब गांव बदलेगा क्या, अगर गांव बन जाएगा। मैं तो कहता हूँ जिस स्वर्ग, गांव को स्वर्ग बनाने की जो मैं बार बार कहता हूँ कि अगर गांव आएगा ना तो बदलने की छोड़िए, बदलने वाली बात तो बहुत छोटी होगी। ये गांव बन जाएगा। गांव कैसा बनेगा कि जैसे स्वर्ग जैसा बनेगा। और गांव बनेगा तो फिर देश बनेगा। और आज जो इन लोगों ने मॉडल दिया है कि पहले देश बनेगा उससे गांव बनेगा, कभी नहीं, असंभव। देश बन जाएगा, गांव छोड़ छोड़ कर कुछ लोग चले जाएंगे शहरों में, और वो गांव उजड़ता चलाएगा। एक दिन आएगा गांव न गांव रहेगा और न शहर बन पाएगा, गांव पूंछ बन के रह जाएगा। तो जितना जल्दी हो सके हमें गांव सरकार की व्यवस्था लागू करनी पड़ेगी, ग्राम पंडितों की व्यवस्था लागू करनी पड़ेगी। और देखिए, यही गांव अपने को तो बनाएंगे ही, देश को बनाएंगे, एक एक गांव स्वर्ग होगा और फिर भारत भी दुनिया का श्रेष्ठ देश बनेगा।